गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एक नया टॉपिक जो कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ में लेते हुए प्लस आपके एकेडमिक एग्जाम से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्पेशली ये पाठ कक्षा 10 के इतिहास का है और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो आप जाहिर सी बात है, जहाँ पर एनसीईआरटी आती है वहां पर आप ये मान के चलिए कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ आप अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पढ़ रहे हैं तो ये एनसीईआरटी बेस्ड आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी की जितने भी पैटर्न है, यहाँ पर जो कुछ भी टॉपिक्स हैं इसमें उन सब का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसलिए ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बच्चों जैसा कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका पहला पार्ट आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि बच्चों आप लोग एक कॉपी और कलम साथ में लेके बैठा करिए। जो बातें आपको अच्छी लगे, जो बातें आपको महत्वपूर्ण लगे, आप उसको तुरंत उसको लिख लिया करिए और फिर एक अच्छा सा नोट्स जब आप बनाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपको मदद करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को बीच से कहीं भी स्किप नहीं मत करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बातें सब समझ में आएंगी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो बच्चों जैसा कि इसका टॉपिक है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकृत में सबसे पहला बात हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है। तो भूमंडलीकरण का अर्थ सिंपल सा शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों की, जैसे मान लीजिए भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा विश्व के जो अलग अलग देश हैं वो आपस में किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़ना। और जो विश्व के अलग अलग देश हैं एक दूसरे से जो जुड़ रहे हैं उनके जुड़ने का फैक्टर अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ देश के साथ धार्मिक रूप से, धार्मिक अर्थ से जुड़ते हैं, कुछ सामाजिक रूप से जुड़ रहे हैं, कुछ आर्थिक रूप से जुड़ रहे हैं, कुछ उसमें देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ रहे हैं, तो अलग अलग दृष्टिकोण से, कुछ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी जुड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो आपका भूमंडलीकरण है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो विश्व के अलग अलग देश हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, लिंक होते हैं। और लिंक होने का जो फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक देश दूसरे देश से जुड़ रहा है तो हो सकता है वो धार्मिक रूप से जुड़ रहा हो, या सामाजिक रूप से जुड़ रहा हो, या सांस्कृतिक रूप से जुड़ रहा हो, या राजनीतिक रूप से जुड़ रहा हो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ रहा हो। तो कहने का मतलब जुड़ने का अलग अलग कारण तो हो सकता है, लेकिन जो भूमंडलीकरण का अर्थ है वो यही है कि एक देश दूसरे देश से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूमंडलीकरण कहलाती है। तो भूमंडलीकरण के बारे में हमने बहुत कुछ बातें आपको यहाँ पर बताने के लिए नोट कर रखा है। आइए एक एक करके हम लोग उसके बारे में अध्ययन करें कि क्या है भूमंडलीकरण, किस प्रकार से भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या हुआ। और जब हमारा ये आधुनिक भारत, जो आपका आधुनिक विश्व है, या भारत कह लीजिए या विश्व कह लीजिए, दोनों परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि जो इस समय आधुनिक विश्व है इसके पहले क्या स्थिति थी, क्या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया थी, या थी तो कैसे थी, या नहीं थी तो क्यों नहीं थी, या कम थी तो कैसे थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसा कि पहला यहाँ पर जो है वो है भूमंडलीकरण। इसमें क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व के सभी देश धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हों। कहने का मतलब ये जो आपका भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के सारे देश एक दूसरे से धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब बात आती है कि ये जो आपका भूमंडलीकरण है इसकी शुरुआत, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था, किसने किया था। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पहली बार भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कहां हुआ था और किसने किया था। तो बच्चों आपको बता दें कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में ये 1990 में हुआ था। और 1990 में किसने किया था,
जॉन विलियम नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने सबसे पहले भूमंडलीकरण शब्द को दिया था, जो कि यहाँ पर हमने नोट कर रखा है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1990 में अमेरिका में जॉन विलियम द्वारा किया गया था। तो आप इस बात को नोट रखिएगा कि ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि भूमंडलीकरण जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। किसने किया था? जॉन विलियम ने किया था। कब किया था? 1990 में किया था। तो आपने जाना कि भूमंडलीकरण क्या है और भूमंडलीकरण का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था। इसके बाद बच्चों आता है हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है पूर्व आधुनिक विश्व। कहने का मतलब जो अभी इस समय वर्तमान में जो विश्व है वो आधुनिक विश्व है, लेकिन इसके पहले अर्थात पूर्व बहुत समय पहले जो आपका जो विश्व में जो अलग अलग देश थे, उनमें क्या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया थी? क्या भूमंडलीकरण था? अर्थात एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध था। जैसे इस समय अगर देखा जाए वर्तमान में, आधुनिक संदर्भ में देखा जाए वर्तमान में, तो जैसे भारत देश है, तो भारत देश का लगभग आप देख रहे हैं कि विश्व में लगभग कई देशों के साथ इसका संबंध है। अब वो चाहे आप व्यापारिक संबंध हो, यानी आर्थिक संबंध हो, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या वैज्ञानिक रूप से हो, लेकिन लगभग विश्व के सभी देशों से भारत का अपना एक संबंध है, तालमेल है। तो ये देखा जाएगा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्व आधुनिक विश्व अर्थात कि बहुत समय पहले क्या विश्व में जो देश थे, क्या उनके बीच ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया थी? इस बात को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी देश थे, किस प्रकार से आपस में वो जुड़े थे। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप पूर्व आधुनिक काल में आप बताइए कि विश्व में भूमंडलीकरण की क्या रूपरेखा थी। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। आइए एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो पूर्व आधुनिक विश्व में किस प्रकार से भूमंडलीकरण था? तो मानव सभ्यता के विकास के साथ, जैसा कि आपको बता दें कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ उसी समय आपकी ये भूमंडलीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब से मानव जाति हुई, जब से मानव सभ्यता हुआ, तब से ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मानव जाति एक जगह रहने वाली नहीं थी, वो यहाँ वहां कहीं न कहीं घूमने टहलने वाली थी। तो जाहिर सी बात है जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कहीं न कहीं क्या होता है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। एक देश का दूसरे देश के साथ क्या होता है, आदान प्रदान होता है, बहुत चीजों का आदान प्रदान होता है, तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो मानव सभ्यता के साथ साथ भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। उसके बाद ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो हुई थी, इसको करने के लिए कौन कौन से लोग थे जो भूमंडलीकरण का काम किए, अर्थात उनका योगदान था। अर्थात उनका भूमंडलीकरण करने का मतलब कि किस प्रकार से उनका जो एक देश का दूसरे देश से जो संबंध बना, वो कौन कौन लोग थे जो एक दूसरे देश के संबंध में अपनी अहम भूमिका निभाए। तो पहला जो है उसमें हमने लिखा है यात्रियों के बारे में। अर्थात आपने देखा होगा कि बहुत प्राचीन काल से ही वो पूर्व आधुनिक विश्व में ही ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो यात्री के रूप में थे। वो केवल घूमने का काम उनका था, एक देश से दूसरे देश में वो घूमने का काम करते थे, यात्रियों के रूप में थे। और जब वो एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो वो क्या करते थे कि वहां से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वहां की रीत रिवाज, वहां की संस्कृति, वहां की सामाजिक रूपरेखा, आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, सब कुछ लेके आते थे और अपने देश में उसका प्रचार प्रसार करते थे। और जब वो किसी दूसरे देश में जाते थे तो अपने यहाँ की संस्कृति को भी वहां पर प्रचार प्रसार करते थे। तो कहने का मतलब भूमंडलीकरण करने में यात्रियों का एक अहम भूमिका बताया जाता है। उसके बाद यात्रियों के साथ साथ आपके व्यापारियों का भी बहुत ज्यादा महत्व जो भूमंडलीकरण में इनका योगदान है। जैसा कि आपको पता है कि व्यापारी क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे व्यापार के माध्यम से, अर्थात व्यापार करने के लिए जाते थे एक देश से दूसरे देश। तो जाहिर सी बात है जब वो एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो व्यापार तो करेंगे ही, साथ साथ बहुत सारी चीज का संबंध भी वहां पर हो जाता है। एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध होता है तो वो भी भूमंडलीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। उसके बाद कुछ धर्म प्रचारक भी थे। आप देखेंगे कि प्राचीन काल से ही बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने धर्म के प्रचार के लिए एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या हुआ, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्यों? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ऐसे ही बहुत से लोग थे जो कहीं न कहीं धर्म के प्रचार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो धार्मिक
रूप से एक दूसरे से जुड़ते थे। तो कहने का मतलब यात्री, व्यापारी और धर्म प्रचारकों द्वारा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती थी। तो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो भूमंडलीकरण हुआ अर्थात एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध हुआ, इनमें किनकी भूमिका है, तो आप 3 लोगों का मुख्यतया भूमिका, एक तो यात्री हो गए, आप भी सोच सकते हो, जैसे भारत में आप देखोगे ह्वेनसांग आया था, फायान आया था, मेघस्थनीज आया था, ये सब कौन थे? कहीं ना कहीं विदेशी थे और यहाँ पर आए थे, तो ये यात्री थे और यात्री के रूप में यहाँ पर आए थे और अपने देश की संस्कृति, अपने देश का जो कुछ भी रीति रिवाज था यहाँ पर उसका प्रचलन किए और यहाँ से जाने के बाद यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देश में किए। तो आप कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण में इन यात्रियों की एक अहम भूमिका रही है। और उसी प्रकार से व्यापारियों का भी था, व्यापारी लोग भी जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनका वो भी भूमंडलीकरण करते हैं। ऐसे ही धर्म प्रचारकों की भी अहम भूमिका बताई जाती है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है रोजगार की तलाश में भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया हुई। रोजगार की तलाश में, जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में भी लोग क्या करते थे, रोजगार की तलाश में अर्थात नौकरी की तलाश में, जैसे आज हो रहा है, कुछ लोग यहां से पलायन करके दूसरे देश चले जा रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं और कहीं और किसी दूसरे देश में चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं रोजगार के लिए अर्थात अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो क्या करते हैं, हम वहां पर केवल अकेले नहीं जाते हैं, हम वहां पर बहुत कुछ लेके जाते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप लोगों को जॉब मिल गई और आपको एक विदेश में जाने का मौका मिल गया। तो आप जब विदेश में जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, तो आप अकेले नहीं जाते हो, आप अपनी यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, कला, साहित्य, कौशल, विज्ञान सब कुछ वहां पर लेके जाते हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या विज्ञान ले जाने का मतलब क्या किताब कॉपी ले जाते हैं? किताब कॉपी नहीं ले जाते हैं बच्चों, आप अपना दिमाग लेके जाते हो और आपकी जो संस्कृति है, आपका जो रीति रिवाज है, आप जहां जाओगे उसका प्रचार प्रसार करोगे। तो यहाँ पर रोजगार की तलाश में भी जो लोग जाते थे, तो यहाँ जहां जाते थे वहां पर अपने साथ ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला, कौशल को भी ले आते थे और ले ही नहीं आते थे बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी करते थे। भाई अगर आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई वैज्ञानिक होगा, अगर मान लीजिए भारत देश से किसी दूसरे देश में चला गया, तो वैज्ञानिक है तो अपना दृष्टिकोण पूरा वहां पर क्या करेगा, उस देश में उसका प्रचार प्रसार करेगा। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि रोजगार की तलाश में भी जब कोई जाता है एक देश से दूसरे देश में, तो वहां भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि लोग खान पान भी साथ लाए और साथ साथ वायरस भी ले आए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपने देश का खान पान भी वहां लेके जाते हैं। भाई आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने यहाँ का भोजन नहीं है। हम लोग बहुत कुछ ऐसी चीज खाते हैं, जैसे मान लीजिए भारत में ही है, तो भारत में जो ये फास्ट फूड वगैरह जो बन रहे हैं, ये आपका मैक्रोनी है, पास्ता है, आपका ये चाउमीन है, ये नूडल्स वगैरह जो कुछ भी आप खा रहे हैं, ये अपने यहाँ का फूड नहीं है, ये कहीं दूसरे देश का फूड है और आज हम लोग इसको खा रहे हैं। तो कैसे हमको पता चला? इसका मतलब यहाँ के लोग वहां गए होंगे, जैसे चाइना का है, सऊदी अरबिया का है, ये ज्यादातर ये सारी चीजें, तो यहाँ के लोग वहां गए होंगे तब पता लगा होगा, या वहां के लोग यहाँ आए होंगे तब पता लगा होगा। तो जाहिर सी बात है खान पान के माध्यम से भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया हुई है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो फायदा के साथ साथ नुकसान वाली चीज भी अर्थात वायरस को भी हम लेके जाते हैं। हम संस्कृति ले जा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान ले जा रहे हैं, इससे तो फायदा हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन हम अपने साथ साथ वायरस को भी लेके जाते हैं। मान लीजिए स्थिति क्या होती है, आप छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे इस समय कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना आप जानते हैं कि ये कोरोना का जो उत्पत्ति है वो चाइना से बताया जाता है। तो चाइना से अगर कोरोना फैला है तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक देश का दूसरे देश के साथ भूमंडलीकरण ना हुआ होता तो वो
वहीं रह जाता और कहीं अन्य देशों में न फैल पाता। तो लेकिन अब भूमंडलीकरण प्रक्रिया भी जरूर, ऐसा नहीं है कि चाइना जो है जब जबरदस्ती उसको भेज दिया है या जबरदस्ती ऐसा किया, मेरा कहने का ये शाब्दिक अर्थ नहीं है। लेकिन बात ये है कि भाई उसको, उसका भी कहीं ना कहीं भाई उसका काम है, वो जाएगा एक देश से दूसरे देश में जाएगा, तो जाने के साथ अपने देश, अपने साथ वो वायरस भी लेके गया और उसका प्रचार प्रसार हो गया। तो भूमंडलीकरण में अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों का भी प्रचलन होता है, वायरस का, बीमारियों का वो प्रचलन होता है। इसके बाद देखा जाए प्राचीन काल में हम देखेंगे कि कुछ सभ्यता, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भारत में सिंधु सभ्यता थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता थी और सुमेर में एक नई सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं में आपस में बहुत तालमेल था। तो कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताओं में तालमेल था, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण की भावना वहां पर भी थी। क्योंकि हम पूर्व आधुनिक विश्व की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की बात यहाँ पर हम पूरा कर रहे हैं। हम पहले की बात बता रहे हैं, जो पूर्व विश्व, जो आज की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो भूमंडलीकरण इतना बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं कि भारत देश का संबंध लगभग दुनिया के सभी देशों से है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय एक देश का संबंध दूसरे देश से नहीं होता था, लोग अपने में ही रहते थे, बहुत ही कम स्थिति थी, आज जैसा नहीं था। आपको बता दें कि ये तब की बात है जब भारत की खोज ही नहीं हुई थी, जब अमेरिका जैसा देश खोजा ही नहीं गया था, तब की स्थिति क्या थी, वहां के संदर्भ में हम लोग पूर्व आधुनिक विश्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाई कुछ भी हो, मान लीजिए आज जैसा संबंध नहीं था, आज जैसा भूमंडलीकरण नहीं, भाई आज तो भारत का सारे देशों के साथ संबंध है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी थी जब भारत का संबंध इतना ज्यादा नहीं रहा होगा, तब की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो रहा होगा। भाई मान लीजिए बहुत दूर दराज के देशों से नहीं रहा, लेकिन पड़ोसी जो देश थे उनके साथ तो उसका संबंध रहा ही होगा। तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो यहाँ की सिंधु सभ्यता थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से एक दूसरे से क्या होता था, लेन देन, आदान प्रदान, व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप, यहाँ के लोग यहाँ आते थे और यहाँ के लोग यहाँ आते थे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों में आपस में आना जाना तो संबंध था। तो संबंध का मतलब ही क्या हो जाता है, भूमंडलीकरण था। इसके बाद एक नगर जो था, जो अलेक्जेंड्रिया नगर था, इसको सिकंदर ने बसाया था, जो हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित था। यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। और ये जो अलेक्जेंड्रिया नगर, सिकंदर द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अलेक्जेंड्रिया नगर किसने बसाया था, तो सिकंदर महान ने बसाया था, जो कि हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। ये उस समय अर्थात पूर्व विश्व में क्या था कि व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से व्यापारिक गतिविधियां चलती थी और यहाँ से ये देखा जाता है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कई देशों में व्यापार होता था। कहाँ से, अलेक्जेंड्रिया नगर, याद रखें ये अलेक्जेंड्रिया नगर जो था ये व्यापारिक केंद्र था। और कहाँ था ये लाल सागर के जो है मुहाने पर स्थित था। और लाल सागर के मुहाने पर स्थित होने के नाते ये क्या हुआ था, व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। और यहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई बड़े बड़े देशों से व्यापारिक लेन देन हुआ करता था, व्यापारिक गतिविधियां हुआ करती थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो मान लीजिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा। अब भारत में किस प्रकार से उस समय क्या स्थिति थी, भारत का क्या रोल था भूमंडलीकरण में। तो भारत का जो संबंध था उस समय वो मध्य एशिया के साथ था। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था भारत का। और उसके साथ साथ रोमन जगत से, जो रोम था, वहां से भी इसके व्यापारिक संबंध थे। बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां हुआ करती थी भारत का मध्य एशिया से और भारत का रोमन साम्राज्य से। उसके बाद भारत का संबंध आगे धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर बाद में जाके दक्षिण पूर्व एशिया से और वहां के यूरोपीय देशों के साथ साथ इसके व्यापारिक संबंध हुए और बहुत ही अच्छा संबंध हुआ। और बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण का मतलब बहुत सारे कारखाने खुले, बहुत सारे उद्योग लगाए गए। और औद्योगिकरण के बाद उपनिवेशवाद के कारण, उपनिवेश का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश के गुलाम होने के नाते, तो एक तो औद्योगिकरण के द्वारा और दूसरा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद अभी इसकी डिटेल चर्चा करेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। वैसे उपनिवेश का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश के अधीन हो जाए। जैसे कुछ समय पहले भारत किसका उपनिवेश था, अंग्रेजों का। तो जाहिर सी बात है उपनिवेशवाद के कारण भी क्या हुआ, भूमंडलीकरण
की प्रक्रिया बढ़ी। तो उपनिवेशवाद में क्या होता था कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था, तो कब्जा कर लेता था तो जैसे अंग्रेज यहाँ पर कब्जा किए थे, उपनिवेश उनका था यहाँ पर, तो उससे भी तो भूमंडलीकरण बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब वो अंग्रेज यहाँ पर आए तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को, बहुत सारी चीजों को यहाँ छोड़ गए और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को वहां पर ले गए। तो वही प्रक्रिया तो क्या कहलाती? भूमंडलीकरण। तो उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में क्या हुआ? कारखाने लगाए गए, और जब कारखाने लगाए गए तो दूर दराज के देशों से लोग उसमें आते थे, और आते थे तो उनका काम तो था मजदूरी करना या उसमें काम करना, लेकिन साथ साथ क्या था? भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को भी आगे गति देना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा कि किस प्रकार से आधुनिक विश्व में, पूर्व आधुनिक विश्व में किस प्रकार से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया थी, भारत देश का किन किन देशों से संबंध था, या और विश्व का किन किन देशों से संबंध था, ऐसे कौन कौन से लोग थे जो भूमंडलीकरण क्रिया को परिणाम दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कुछ यात्री थे, कुछ व्यापारी लोग थे, कुछ धर्म प्रचारक थे, ये भूमंडलीकरण में अपना अहम भूमिका निभाए हैं। इसके बाद बच्चों आता है जैसा कि व्यापारी गतिविधियों के बारे में बताया कि गया कि व्यापारी लोग थे और व्यापार एक देश से दूसरे देश में होता था, तो उसी के बीच एक रेशम मार्ग का भी बीच में उल्लेख किया गया। इसके बारे में भी पढ़ना, कई बार एग्जाम में रेशम मार्ग के बारे में पूछा गया कि रेशम मार्ग क्या था। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, रेशम मार्ग जो आपका चीन है, चीन में स्पेशली रेशम बहुत हुआ करता था। तो चीन का रेशम जो था वो लगभग विश्व के कई देशों में रेशम जाता था। तो जिस मार्ग से होके जाता था वो रेशम जो है चीन का, वो मार्ग ही क्या कहलाया? रेशम मार्ग कहलाया। और रेशम मार्ग जो था ये ईसा के प्रारंभ में, ईसा मसीह जो ईसा काल माना जाता है, ईसा के प्रारंभ में जो आपका रेशम मार्ग था ये एक व्यापारिक मार्ग था, बहुत ही प्रमुख था। और उस समय और कोई मार्ग नहीं था कि व्यापार का कोई और मार्ग हो। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि रेशम मार्ग कि क्या है, कि किन किन चीजों का व्यापार होता था, कहां से चलता था और कहां तक जाता था, किन देशों से होकर गुजरता था। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को नोट कर रखा है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि रेशम मार्ग के बारे में, तो ईसा के प्रारंभिक काल में रेशम मार्ग सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। ईसा के प्रारंभिक काल में इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी रहा होगा कि जब शुरुआत में जैसे 100-200 रहा होगा, अरे भाई अभी जैसे 2021 चल रहा है तो कभी 2020 था, 2019 था, अगर हम कम करते चले जाएंगे कभी एक भी रहा होगा। तो एक का मतलब जैसे 100-200 जब समय था, उस समय की बात में बताई जा रही है कि उस समय जो मार्ग के रूप में रेशम मार्ग था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही एक व्यापारिक मार्ग ही था जिसके माध्यम से चीन से रेशम कई देशों में, विश्व के कई देशों में जाता था। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि ईसा के प्रारंभिक काल में रेशम मार्ग सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। फिर चीन का रेशम इसी मार्ग द्वारा अन्य देशों में जाता था, जिसको मैंने आपको बताया। यह मार्ग चीन से शुरू होकर मध्य एशिया से होकर जाता था। ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो मार्ग था आपका रेशम मार्ग, ये चीन से शुरू होता था और मध्य एशिया से होकर ये गुजरता था, और मध्य एशिया से होकर गुजर के फिर कहां चला जाता था? यूरोप के कई देशों में जाकर मिलता था। कहने का मतलब जो आप कह सकते हैं कि चीन से निकलता था यह रेशम मार्ग, बीच में मध्य एशिया से होकर गुजरता था और मध्य एशिया से बाद फिर यूरोप में पहुंच जाता था। तो बहुत ही प्रमुख व्यापारिक मार्ग कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। तो यहाँ पर इसकी चर्चा हम लोग इसलिए इसका डिटेल कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता था कि जो मध्य एशिया था, जैसे मान लीजिए मार्ग चीन से निकला, चीन से मार्ग चला और बीच में मध्य एशिया पड़ा, मध्य एशिया से होता हुआ यूरोप में चला गया। तो मध्य एशिया बीच में पड़ा, तो मध्य एशिया से एक मार्ग निकलता था जो सीधा भारत की ओर आता था, और भारत में आकर एक जो बहुत ही प्रमुख व्यापारिक मार्ग था उसको उत्तरापथ कहा जाता था। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कि यह मार्ग चीन से शुरू होकर मध्य एशिया से होता हुआ यूरोप के कई देशों में जाता था, और फिर मध्य एशिया से एक मार्ग भारत आकर यहाँ के उत्तरापथ मार्ग से जुड़ता था। यहाँ भारत में एक व्यापारिक मार्ग था उत्तरापथ मार्ग,
बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो प्राचीन काल में जो सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग था वो कौन सा था? उत्तरापथ मार्ग। तो मध्य एशिया से जो ये निकलता था, जो चीन से चला मार्ग, रेशम मार्ग, और मध्य एशिया से होता हुआ यूरोप जाता था, लेकिन मध्य एशिया बीच में चौराहे का काम करता था। मध्य एशिया से एक मार्ग निकलता था और वो भारत में किस मार्ग से आके मिलता था? उत्तरापथ मार्ग से आके जुड़ जाता था। तो कहने का मतलब ये है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया व्यापारिक मार्ग के रूप में डेवलप था। उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो मार्ग था रेशम मार्ग, ये स्थल मार्ग था, अर्थात ये थल जमीनी मार्ग था, जमीन से मतलब स्थल था, यहाँ से लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। तो क्या कुछ ऐसा भी था कि क्या समुद्री मार्ग भी था? बिल्कुल था। उस समय एक समुद्री मार्ग भी था, उसकी भी चर्चा हमने यहाँ पर किया है। तो क्या था वो? एक समुद्री मार्ग भी था जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कई देशों को जोड़ता था। मतलब इस स्थलीय मार्ग रेशम मार्ग के अलावा एक समुद्री रेशम मार्ग भी था, उससे भी होकर रेशम जाया करता था और वो कहाँ जाता था? एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में जाया करता था। तो अब क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या इस मार्ग से केवल रेशम ही जाता था? तो रेशम तो जाता ही था, शुरू में तो रेशम ही जाता था। बाद में जब व्यापार वाणिज्य एक दूसरे का भूमंडलीकरण बहुत ज्यादा हो गया तो केवल रेशम ही न जाके फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो एक देश से दूसरे देश में जाने लगी। तो यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कि रेशम के अतिरिक्त इस मार्ग से चीनी मिट्टी के सामान भी जाते थे। जैसे चीन में चीनी मिट्टी के सामान, जैसे कप वगैरह, प्याले वगैरह बनते थे, तो चीन से चीनी मिट्टी के सामान भी इसी मार्ग से क्या होते थे? कई देशों को भेजे जाते थे। और भारत से मसाले व सुगंधित पदार्थ यूरोपीय देशों को भेजे जाते। भारत में जैसा भारत मसाले के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा, तो इसी मार्ग से, इसी रेशम मार्ग से मसाले और सुगंधित जैसे इत्र वगैरह पर, कन्नौज आज भी यहाँ पर प्रसिद्ध है इत्र के लिए। तो बहुत से सुगंधित पदार्थ और यहाँ के मसाले इसी रेशम मार्ग के द्वारा क्या होता था? एक देश से दूसरे देश में जाते थे। इसके बाद क्या हो और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ? ये तो आपने देखा कि रेशम का एक रेशम भी मान लीजिए एक मार्ग, इसी मार्ग से एक देश से दूसरे देश में जाता था। चीनी मिट्टी के बर्तन भी जाते थे और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं मसाले हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, इन सभी का आदान प्रदान व्यापार होता था इसी मार्ग द्वारा एक देश से दूसरे देश में। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मार्ग को धर्म प्रचारकों ने भी चुना था। धर्म प्रचारक जो थे, जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अगर जाना था उनको एक देश से दूसरे देश में, तो इसी मार्ग को चुने, अर्थात इसी रेशम मार्ग से ही धर्म प्रचारक भी अपने धर्म को प्रचार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में गए। जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इन सबका भी प्रचार जो हुआ विश्व में, उनका भूमंडलीकरण हुआ, तो इसी मार्ग को चुना गया। तो इसलिए यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वही एक मार्ग था जब एक समय था, अर्थात 15वीं सदी में, उस समय जबकि ये बात बताई जा रही है, हम लोग पूर्व आधुनिक विश्व की बात कर रहे हैं, उस समय आपको बता दें कि 15वीं सदी में एशिया और यूरोप को जोड़ने का केवल और केवल एक मार्ग था और वो उसका नाम क्या था? रेशम मार्ग। इसलिए अब आप सोच सकते हो कि रेशम मार्ग हम क्यों पढ़ा रहे हैं, कि भाई ये एक रास्ता था, रास्ते के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत था क्योंकि उस समय और कोई मार्ग था ही नहीं, यही एक मार्ग था, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने नोट कर रखा है कि रेशम के अतिरिक्त इस मार्ग से चीनी मिट्टी के सामान, भारत से मसाले व सुगंधित पदार्थ यूरोपीय देशों को जाते थे और इसी मार्ग द्वारा बौद्ध, ईसाई व इस्लाम धर्म का प्रचार भी हुआ। उसके बाद 15वीं सदी में एशिया को यूरोप से जोड़ने का यह एक मुख्य मार्ग था। कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि उस समय और कोई मार्ग था ही नहीं कि एशिया को यूरोप से जोड़ सके, एशिया के देशों को यूरोप के देशों से जोड़ सके, वही यही एक मार्ग था। कौन सा? रेशम मार्ग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात आप जाने कि ये जो रेशम मार्ग था, चूंकि बहुत ज्यादा आवागमन हो गया था, भाई एक देश का दूसरे देश में जाना हो गया था, तो स्थिति क्या हो गई थी कि समस्या वहां पर आई। कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं से म्यूजिक आ रही है, कुछ देखिए, कुछ ऑन है क्या? एक मिनट बच्चों। देखिए ब्लूटूथ कनेक्ट है क्या?
यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट बता रहा है किसी का। चलिए देखिए अभी बंद है, कोई ब्लूटूथ कनेक्ट है पास में, इसलिए आवाज़ जो है कनेक्ट हो रही है वहाँ से। अभी बंद है। चलिए बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि ब्लूटूथ ये माइक लगा हुआ है और इस माइक से पढ़ाया जा रहा है। जब किसी का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है पास में तो वो भी आवाज़ आने लगती है, तो अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो हमने आपको बताया कि ये जो है आपका जो रेशम मार्ग था, ये बहुत ही प्रमुख मार्ग था, बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। और इसलिए महत्वपूर्ण था कि यहाँ यूरोपीय और एशियाई देशों का ये कनेक्शन करता था, जोड़ता था। तो इस मार्ग के किनारे बहुत सारे बाजार डेवलप हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई रास्ता बन जाता है और उस रास्ते से आवागमन बढ़ गया तो उसके किनारे किनारे पर दुकानें अपने आप लग जाती हैं। तो रेशम मार्ग के चारों ओर, अर्थात रेशम मार्ग के दोनों ओर, चारों ओर न करके दोनों ओर कहिए कि दोनों ओर क्या हुआ था कि दुकानें अर्थात बाजार बहुत तेज विकसित हुआ। और ये रेशम मार्ग के पास जो है बंदरगाह भी विकसित हुए। बंदरगाह का मतलब जो समुद्री किनारे जहां पर जहाज वगैरह रुकते थे, तो बंदरगाह भी वहां पर विकसित हुए। इसके बाद बार बार कनेक्ट हो रहा है, किसका है भाई, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, किसी का यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, क्लास आज बड़ा डिस्टर्ब कर दिए हैं लोग। आइए, तो अब जो है यहाँ पर बताया मैं कि जो आपका रेशम मार्ग था, ये रेशम मार्ग के माध्यम से क्या हुआ कि रेशम मार्ग के दोनों ओर व्यापारिक बाजारें बहुत डेवलप हो गई और साथ साथ बंदरगाह भी डेवलप हुए। इसके बाद एक घटना आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, 1845 से 1849 के बीच में आयरलैंड में उस समय बड़ी भूखमरी थी, अर्थात अकाल पड़ा था। और आयरलैंड की स्थिति उस समय इतनी गड़बड़ थी कि वहां पर भूखमरी थी, अर्थात भोजन बिल्कुल नहीं था, लोग खाने के लिए मर रहे थे। ऐसी स्थिति में उसी समय अमेरिका की खोज होती है। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो अमेरिका को खोजा था। तो खोजा का मतलब कि अमेरिका का ऐसा नहीं था पहले नहीं था, अमेरिका उस समय था लेकिन लोग जानते नहीं थे। तो अमेरिका के बाद लोग जाने, तो अमेरिका में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि कहीं और विश्व के किसी देश में था ही नहीं। जैसे आलू अमेरिका में ही होता था और अमेरिका से ही आलू विश्व के कई देशों में पहुंचा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या आलू भारत में पहले नहीं